नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो के अंदर एक सवाल हमारा जो अंतिम सवाल था वो सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया था और कहीं मिस्टेक इस प्रकार से हुई थी कि कोई वाइब्रेशन हो रहा था और उसकी वजह से ये ए जो है ये मैं देख नहीं पाया था। तो मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो के अंदर इसका सुधार करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आइए अब चलते हैं हमारे सवाल पर और देखते हैं कि इस सवाल में हमने गलती क्या की थी। सवाल को अगर हम वापस से पढ़ते हैं तो इस सवाल में लिखा हुआ है कि शब्द हिंदुस्तानी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। और हमने कहा था कि नहीं बनाया अगर जा सकता है तो इसके अंदर हमने कहा था कि जो हैंड शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। तो यदि हम बात करें हैंड शब्द की तो हैंड शब्द को हम जब देखेंगे तो क्योंकि हैंड शब्द के अंदर एच है तो ये एच हिंदुस्तानी में भी है तो ये तो बन सकता है। यदि हम ए की बात करें तो ए यहाँ पे मौजूद है जो हमने नहीं देखा था और हमने गलती कर दी थी तो ए भी हमारा है। एन यहाँ पे आ रखा है और डी भी सर यहाँ पे है तो सर ये शब्द तो बनाया जा सकता था। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा है कि नहीं बनाया जा सकता तो ये तो सर बनाया जा सकता इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब आता है डस्ट तो सर डी भी है, यू भी मौजूद है, एस भी मौजूद है और एस के बाद में टी भी मौजूद है तो सर ये तो बन सकता है हिंदुस्तानी से तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात आती है यूनिट की तो सर यू है, एन है, आई है और टी भी है तो सर यूनिट भी बन सकता है इसलिए सर हम इसको भी हमारा आंसर नहीं दे सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं 10 की तो सर टी तो मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा सर, लेकिन एन के पहले जो ई है वो ई जो है वो पूरे हिंदुस्तानी के अंदर कहीं पे भी ई मौजूद नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ माना जाएगा दोस्तों वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10 ऑप्शन। क्लियर? आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पर। मैं अजीज आज आप सभी के सामने एक नया प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हुआ हूं। प्रश्न पत्र दिनांक 7 तारीख का और इस 7 तारीख के पेपर के अंदर आज हम जो प्रश्न करवाने वाले हैं वो आप सभी को पहले ही मिल गए हैं, पहले ही हमने भेज दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इन्हें हल कर लिया होगा और इनका जो निवारण है, इनका जो निस्तारण है वो सभी आप इस यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से आप सभी देख रहे होंगे। चलते हैं हमारे नए सवाल पर यानी आज के हमारे पहले सवाल पर और देखते हैं कि पहले सवाल में आज क्या खास होने वाला है। करते हैं शुरू। पहला सवाल हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों आ रहा है कि एक व्रत है और उस व्रत का जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास की यदि हम बात की जाए तो यहाँ पे जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे त्रिज्या की बात हो रही है और त्रिज्या जो है उसे यदि 100% बढ़ा दिया जाए तो व्रत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, व्रत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। इस बात को मैं आपको 2 रूप से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी इस बात को दोनों तरफ से समझें। करें शुरू। यदि मैं इसका फॉर्मूला यानी अगर सर मुझे डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा तो क्लास में भी बताया हुआ है और मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि एक फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ था 100 ± a और एक और लिखाया हुआ था यहाँ पे साथ में 100 ± b और बटे में आपका लिख जाएगा यहाँ पे 100। अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करूं तो आप मेरी बात को समझिएगा कि 100% यदि बढ़ाया है तो जितना भी परसेंट बढ़ाते हैं तो यदि हम बढ़ाते हैं तो प्लस के साथ में लिखते हैं, यदि हम घटाते हैं तो हम माइनस के साथ में लिखते हैं। अगर ए और बी की बात है तो ये क्योंकि ये फॉर्मूला आयत के अंदर भी काम आता है, वर्ग के अंदर भी काम आता है, वृत्त के अंदर भी काम आता है। तो कई जैसे आयत की हम बात करते हैं तो वहां पे लंबाई और चौड़ाई दोनों की अलग अलग बात होती है। तो वहां पे हमने दोनों भुजाओं के लिए यानी लंबाई और चौड़ाई को बताने के लिए ए और बी लिख रखा है। यदि हम वर्ग की बात करेंगे तो दोनों यहाँ पे समान हो जाएगी। तो ये इतना कोई बड़ा चिंता का विषय नहीं है, आप मेरी बात को समझिएगा। तो हम इसको साफ साफ लिख सकते हैं कि 100 + 100
क्योंकि हमने 100% बढ़ाया है। यहाँ पे भी आपका 100 प्लस आपका आएगा 100 और बटे में आ जाएगा वापस आपका कितना 100। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो 100 और 100 जुड़कर हमारा हो गया यहाँ पे 200, फिर 100 और 100 जुड़कर हो गया 200 और बटे में आ गया हमारा यहाँ पे 100। आपके 2 शून्य से 2 शून्य हमारे यहाँ कट गए और हमारे पास में कहीं ना कहीं आया 400। दोस्तों ये 400 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि सर जितना भी क्षेत्रफल पहले रहा होगा अपने आप का 100% रहा होगा और अब 100% से हो गया है ये 400%। तो जब ये 100% से 400% हो रहा है, इसका मतलब सर इसके अंदर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 300% की, यानी इसका जो आंसर सही होने वाला है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है? अब अगर आप कहते हैं कि सर इस सवाल को दूसरे रूप से समझाइए, तो मैं दूसरे रूप से समझाता हूं। देखिए इसी सवाल को, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए कि कोई भी आपकी त्रिज्या है, वृत्त है आपका, क्योंकि आपने यहाँ पे वृत्त की बात की है, मैं यहाँ पे त्रिज्या मान लेता हूं आपकी 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, यदि मैं मानता हूं सर त्रिज्या, तो 22 बटे में 7 गुणे में 7 गुणे में 7, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये 7 से 7 कट गया आपका और 22 का 7 से गुणा हुआ तो ये हो गया आपका 154। अगर सेंटीमीटर में बात मानी है तो कहीं ना कहीं ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप सर बढ़ाने की बात कर रहे हो और 100% बढ़ा रहे हो। यदि सर आप 100% बढ़ा रहे हो तो 100% बढ़ाने का मतलब कि पहले जो सर आपकी त्रिज्या 7 थी, यानी अब वो आपकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 14 हो गई है। आप ऐसे भी तो देख सकते हो इस सवाल को। तो सर अगर हम नई त्रिज्या यानी 100% बढ़ाने के बाद में त्रिज्या को 14 माने, तो सर आपका सूत्र लग जाएगा 22 बटे में 7 गुणे में 14 और गुणे में वापस 14। 7 से आपका ये कट जाएगा 2 बार, 22 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 44, और 44 का जब आप 14 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 का 4 से गुना 4, 1 का 4 से गुना 4, ये हो गया 6, 7 और 4 हो गया 11, 1 यहाँ जुड़ गया तो ये हो गया 616। तो सर पहले ये था 154 और अब ये हो गया है 616। कोई दिक्कत? अब आप ये देखिए कि यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है, क्योंकि पहले आपको बताया हुआ था कि 300% की। तो आप ये देख लीजिए कि यदि 154 का गुणा 3 से किया जाता है तो आपका 4 से किया जाता है तो 4 चौक 16 हासिल की 1, 5 और 4 का गुणा हो गया 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 4 और 1 का गुणा 4 और 2 6। यानी यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि जो पहले क्षेत्रफल था वो 154 और जो 616 है वो 4 गुना हो चुका है। कितने गुना हो चुका है? 4 गुना हो चुका है। तो यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो 300% की हुई है। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे पास में एक और सॉल्यूशन है, मैं इसका और दूसरे तरीके से भी निस्तारण करके आपको बता दूंगा। चलिए अगले सवाल पे। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है और उसका ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं बराबर बोली जा रही है। रेलगाड़ी की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी 1 मिनट में, यानी समय जो है वो हमारा 1 मिनट बोला जा रहा है, तो मैं 1 मिनट को कहीं ना कहीं 60 सेकंड लिखना पसंद करूंगा। 1 मिनट की बजाय मैं 60 सेकंड लिखूंगा। और यदि मैं सेकंड में लिखता हूं तो मेरे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे ये जो चाल यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है इसे मुझे कहीं ना कहीं मीटर प्रति सेकंड में भी बदल देना
होगा। तो जैसे ही मैं बदलता हूं, करना कुछ नहीं है मुझे, 90 का गुणा 5/18 से हुआ, 18 से ये गया 5 बार, और कहीं ना कहीं मेरी चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात आती है कि निकालूं कैसे। तो मान लीजिए कि जो भी लंबाई है उसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे समझ लो x मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दूरी का सूत्र लेता हूँ। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो कहीं ना कहीं होता है चाल और समय का गुणा। तो जब हमने रेलगाड़ी पढ़ी थी तो एक टॉपिक आपको याद आ रहा होगा, या एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा कि जब हम किसी रेलगाड़ी को, या जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी के लिए दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो रही है आपको? अब दोनों की लंबाइयों को जोड़ते हैं, तो सब लंबाई तो आपने x मानी है, तो दोनों की लंबाई जोड़ते हैं यहाँ पे। तो एक बार लंबाई ये और एक बार लंबाई रेलगाड़ी की और एक बार प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। जैसे ही दोनों को जोड़ा, यहाँ पे चाल आपकी आ रखी है 25 की, और सर समय आपने दे रखा है यहाँ पे 60 सेकंड। x और x को मैंने जोड़ा तो ये हो गया हमारा 2x बराबर 25 और 6 को जोड़ा, गुणा किया, 25 और 6 का गुणा किया, तो ये हो गया 25 छंगा 150। पच्चीस और 60 का गुणा कितना आ गया? 1500। x बराबर बताया हुआ है आपको, जो x के साथ में होगा वो कहाँ पे जाएगा? हमने कहा था कि सर बचीड़ खा के नीचे जाएगा, तो ये बचीड़ खा के नीचे गया, तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे? 750। यानी जो ट्रेन है या प्लेटफॉर्म है उन दोनों की जो लंबाई है वो 750 मीटर, 750 मीटर रहने वाली है। क्लियर? आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप सारी वैल्यूज़ को चेंज कर लेना और उसके बाद में निकालना आसान हो जाएगा सवाल बिल्कुल। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल आता है हमारा, शांति और सुरेश की वर्तमान आयु। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे SH से शांति बना देते हैं और SU से सुरेश बना देते हैं। इनकी वर्तमान आयु यानी अभी की आयु की बात बोल रहा है। अभी की आयु का अनुपात जो है वो कहीं ना कहीं 5:7 है। बोला कि शांति जो है वो सुरेश से 8 वर्ष छोटी है। कोई दिक्कत ही नहीं है, शांति सुरेश से छोटी है। ये बात हमें अनुपातों में भी पता चल रही है, क्योंकि शांति का अनुपात छोटा है और सुरेश का अनुपात बड़ा है। तो जो उम्र में बड़ा होगा उसका अनुपात भी क्या होगा? हमेशा बड़ा रहेगा। तो शांति यदि सुरेश से 2 साल छोटी है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे इनकी आयु का जो अंतर है वो कितने वर्ष रहने वाला है? 8 वर्ष रहने वाला है। अगर हम बात करें अनुपात के अंतर की, तो अनुपात का जो अंतर है वो 2 रहने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2 बराबर किसके है? 8 के। तो 8 2 यानी 1 का जो मान हो रहा है वो 4 आ रहा है। तो 4 का 5 से गुणा किया तो शांति की वर्तमान आयु आ गई 20, और 4 का 7 से गुणा किया तो ये आयु आ गई आपकी सुरेश की 28। दोनों की वर्तमान आ चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन में बाकी है। वो बाकी ये है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था। तो 4 वर्ष पहले ये जो सुरेश है ये कहीं ना कहीं 16 वर्ष का रहा होगा, और ये जो शांति है 16 की रही होगी, और ये जो सुरेश है ये कहीं ना कहीं 24 का रहा होगा। दोनों की आयु का योग क्या था? तो एक 24 और एक 16, 24 और 6 30 और 10 40, यानी दोनों की आयु का जो योग है 4 साल पहले वो 40 वर्ष रहा होगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल पढ़ते हैं। 400 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, और इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। तो यदि हम ये बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सवाल थोड़ा सा अलग दिख रहा है मेरे को। मिश्रण जो है उसमें पानी और चीनी दोनों ग्राम में दी हुई है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक सवाल के रूप में मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक तो हमारी चीनी हो गई और एक हमारा यहाँ पे पानी हो गया। कोई दिक्कत?
दोनों जो हैं वो मिला के कितना हो रहा है, 400 ग्राम हो रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला 40% चीनी है, 40% चीनी है यानी 400 अगर टोटल है, यानी 400 पूरा अगर मिश्रण है तो इसका 40% यानी कहीं ना कहीं 160 जो है वो आपका चीनी है। तो 160 यदि आपका चीनी है तो ये जाहिर सी बात है कि 400 में से यदि 160 चीनी है तो 240 यहाँ पे क्या है, पानी। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। तो मिश्रण में यदि 50% चीनी होगी दोस्तों, इसका मतलब वहाँ पे पानी भी 50% होगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी मिलाने की बात बिल्कुल नहीं की गई है, यानी आगे कुछ भी होगा तो इस सवाल में पानी की जो मात्रा है वो 240 ही रहने वाली है। तो यदि 240 पानी को आप बोल रहे हो और पानी यदि 240 है और 50% यदि आप बोल रहे हो पानी हो जाएगा या पानी 50% रहने वाला है, तो चीनी भी 50% रहने वाली है। तो इसका मतलब यदि 240 पानी रहने वाला है तो यहाँ पे चीनी को भी कितना करना पड़ेगा, 240 ही करना पड़ेगा, तभी तो दोनों 50-50 हो जाएंगे। 50% ही तो करना है। तो अब आप ये देखिए कि चीनी पहले 160 है और अब चीनी को करना है 240। तो चीनी को यदि 240 करना है तो और कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी, तो आप कहेंगे 80 चीनी मिलानी पड़ेगी। यानी यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 80 ग्राम जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो आ रहा है हमारा दोस्तों, वो हमारा सवाल आ रहा है कहीं ना कहीं रूट के क्वेश्चन से। बहुत ही सरल सवाल है, मैं आपको जहाँ पे ये प्रश्न लिखा हुआ है वहीं से ही काट देता हूँ। तो अगर मैं इस रूट 81 को हल कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 9, और इस 9 का और इस 9 का गुणा करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे रूट के अंदर 81। वापस से मैं काट दूंगा तो यहाँ रह जाएगा 9, रूट हट चुका होगा। ये 9 यहाँ पे जब इस 40 के साथ में जुड़ेगा तो ये दोनों यहाँ पे जुड़ के बन जाएंगे 49, और 49 का जब रूट हटेगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 7। क्लियर। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहीं ना कहीं संख्या पद्धति से है, और ये सवाल है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं, यानी आप बात देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्रमागत की बात हुई है, यानी एक के बाद एक क्रम से आएगी। प्राकृत संख्याएं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो योग है वो 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अरे भैया आप तो कुछ भी पूछो, आप बीच वाली संख्या पूछो, छोटी पूछो, 2 छोटी का अंतर पूछो, जो आपको मर्जी हो पूछो, हम आपका उत्तर दे देंगे। कैसे देंगे? हम सिंपल तरीके से देंगे कि यदि 3 संख्याएं हैं सर, तो 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 87 है। मैं 87 में 3 का भाग दे देता हूँ। जैसे ही हम 87 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 2, 7 और यहाँ पे आया 9। यानी सर अगर मैं 3 संख्याओं की बात करता हूँ, मैं 3 संख्याओं की बात करता हूँ, तो जो 29 मेरा यहाँ पे आया है वो होगी सर मेरी कहीं ना कहीं बीच वाली संख्या। क्लियर। और 29 से पहले विषम प्राकृत संख्याओं की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले आएगी आपकी 27 और 29 के बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी 31। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम कहेंगे कि सर सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कहीं ना कहीं आपकी 29 नहीं, सॉरी, बीच वाली संख्या, यानी सबसे छोटी वाली संख्या जो होगी वो आपकी कहीं ना कहीं 27 होगी। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं? चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल कहीं ना कहीं आ रहा है एलसीएम से, और सवाल ये बोला गया है कि 3 की घात -2, 2 की घात -5 और 4 की घात -2 का एलसीएम क्या होगा। बढ़िया सवाल है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। यदि हम सवाल लिख देते हैं कि 3 की घात -2, 2 की घात -5 और 4 की घात -2, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे घातें अभी माइनस में हैं, और यदि हम इन्हें प्लस में बदलना चाहते हैं तो हमें इनके आधार को क्या करना पड़ेगा?
उल्टा करना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं इसे 1/3 कौमे में 1/2 और 1/4 यानी इनके उत्तर हो जाएंगे 1/9, 1/32 और 1/16। अब आपसे यदि इनका एलसीएम पूछा है तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? तो ऊपर वाले यानी जो अंश हैं इन सब का तो आप एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले जो हर हैं इन सब का आप क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ निकाल दीजिए। कोई दिक्कत? अब देखते हैं ऊपर वालों का जो एलसीएम है वो सबका 1 आना है और नीचे 9, 32 और 16 में कोई कॉमन है नहीं, तो आपस में इनका एचसीएफ भी क्या आना है? 1 आना है। इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट होने वाला है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारे नए सवाल पर 756 का। तो ये तो बेहद सरल सवाल है, करना कुछ नहीं है। तो 756 का आपको लिखना है वो प्रकार मैं बता देता हूँ। 756 का 2/3, 4/9 और का 3/7। और जब आप ये काटा काटी यहाँ पे करेंगे, सारी की सारी काटा काटी कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 96 आने वाला है। क्योंकि क्लास में ये सवाल मैंने करवाया था तो बिल्कुल सेम सवाल ही है। तो आप लोग एक बार कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पे छिन्नू रहने वाला है। यहाँ पे ये जो के का लिखा हुआ है इसका मतलब जो रहेगा वो यहाँ पे आपका गुणा रहने वाला है। क्लियर? मैं समझता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जो लिखने का तरीका होगा वो मैंने बता दिया है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर कि 2 की घात 1/5 भाग में लिखा हुआ है या अनुपात में लिखा हुआ है 2 की घात 0.5। ये सवाल मुझे लग रहा है शायद पिछले पेपर में भी हमने दिया था, तो शायद वहीं से ही ये सवाल यहाँ पे रिपीट होके आ रहा है। तो 2 की घात 1.5 और इसे हम बटे में लिख सकते हैं 2 की घात 0.5। और आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, a की घात m बटे में a की घात n। और यहां पे मैंने बताया था कि ये होता है a की घात m माइनस n। तो यहाँ पे आधार हमारे समान होते हुए दिख रहे हैं हमको। आधार हमारे समान हो रहे हैं तो घातें माइनस हो जाएगी। तो 1.5 में से 0.5 यदि घटा देता हूं तो हमारे पास में बचेगा 1। यानी इसका जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है 2 की घात 1। मैं पूरा लिख के बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 1.5 माइनस 0.5 और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 या इस उत्तर को मैं चाहूं तो मैं इसे 2 भी लिख सकता हूं। तो इसका जो उत्तर है वो तो 2 रहने वाला है। तो यदि सर मैं 2 के नीचे 1 लिख भी दूं तो क्या मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो मैं इसे चाहूं तो सर 2:1 भी तो लिख सकता हूं। तो जैसे ही आप 2:1 लिखोगे तो आपका उत्तर जो है वो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ बड़ा विशेष करना है। हम अनुपात लिख देते हैं 1/2, 2/3 और 3/4। एलसीएम ले लीजिए आप। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12। 2 का 6 बार, 3 का हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 का हो जाएगा 3 तिया 9। यानी अनुपात जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके 6, 8 और 9 बनने वाले हैं। यदि कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी सबसे बड़ा अनुपात और सबसे छोटे अनुपात का जो अंतर है वो 36 है, तो कहीं ना कहीं अनुपात यानी 9 और 6 का अंतर जो है वो अनुपात में तो 3 है, लेकिन यहाँ पे संख्याओं में कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 3 बराबर यहाँ पे 36 बोल दिया गया तो सवाल को थोड़ा यहाँ लेके आ जाते हैं। तो यदि 3 बराबर यदि 36 बोल भी दिया गया तो 1 बराबर हो गया हमारा 12।
तो 12 का गुना यदि हम 6 से करेंगे तो आएगा 72, 12 का 8 से करेंगे तो 12 आठे 96, और 12 का 9 से करेंगे तो 108, यानी 72 96 और 108, तो 72 96 और 108, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट होने वाला है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि .01 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों करना क्या है, 0.1 यहाँ लिखा, 0.01 यहाँ लिखा और हो गया गुणा किससे, 100 से। इसके पॉइंट हटा तो नीचे 2 शून्य आ गए, इसका पॉइंट हटा तो ऊपर 1 शून्य चला गया। इनका तो अब कोई मतलब ही नहीं, 2 शून्य से 2 शून्य घट गए और आंसर आ गया 10, यानी ए ऑप्शन पुनः हमारा राइट होता हुआ दिख रहा है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बेहद अच्छा आ रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी में पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 80% विद्यार्थी गणित में पास हो गए और 10% दोनों में ही क्या हो गए, फेल हो गए। बोला है कि यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं लिख देता हूं कि इंग्लिश में जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो 70% हैं, यानी इनके आगे पी लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा पास। और गणित में यानी मैथ में जो पास हुए हैं वो 80% हुए हैं और दोनों ही विषयों में 10% फेल हुए हैं। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे पास पास की बात हो रही है तो थोड़ा सा मामला भी पास पास ले लेते हैं। तो यदि 10% दोनों में फेल हुए हैं यानी दोनों में 90% पास भी तो हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 70 और 80% दोनों में पास हुए और 70% अंग्रेजी में और गणित में 80% पास हुए, तो मैं दोनों में मिला के यानी आपके इंग्लिश में और आपके मैथ में मिला के 90% पास हुए। तो 70 और 80 को यदि मैं जोड़ दूं तो 70 और 80 को 150 में से 90 घटा दिया, जैसे ही 90 घटाया तो इसका मतलब 60% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। इसने कहा कि दोनों में मिला के 144 पास हुए, मैं कह रहा हूँ 60% विद्यार्थी पास हुए, ये संख्या में कह रहे हैं 144 विद्यार्थी पास हुए, यानी 144 बटे में 60, तो कुल संख्या के लिए गुणा हो गया 100 का। 0 से आपका 0 कट गया और नहीं तो आप सीधा 12 से काट दीजिए, 0 अभी छोड़ दीजिए। 12 से कट गया आपका 5 बार, 12 से कट गया आपका 12 बार, 5 से ये 100 कट गया आपका 20 बार, 12 से 2 का गुना हो गया आपका 24 और 0, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, 240 आ गई। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। तीसरा समानुपात जो होता ही नहीं है उसकी बात, ठीक है। तो 0.8 अनुपात में 0.2 कक्षा में समझाया हुआ है कि जो दूसरा है उसी को क्या बना दो, तीसरा, और ले लिया यहाँ पे x, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो सीधा ही लिख देते हैं x बराबर 0.2 का गुना 0.2 से बटे में आ जाएगा आपका पॉइंट का 8। इस पॉइंट से ये पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल हुआ, ये पॉइंट हटा तो नीचे आ गया 10, 2 से गया ये 4 बार और 2 से गया ये आपका 2 बार, तो आ गया आपका यहाँ पे 1 बटे में 20। और 1 बटे में 20 को जब आप हल करेंगे तो ये 1 ये 20, पॉइंट लगाया 0, कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, फिर गया आपका 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 100, खेल खत्म, यानी 0.05 जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर? अगला सवाल आयु का बहुत अच्छा सवाल है कि जॉन की आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, 4 साल बाद होगा। तो पहले यहाँ पे जॉन के हम पिता बना देते हैं और पिता के साथ में यहाँ पे हम बना देते हैं जॉन को, ठीक है। तो जॉन की आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। 1/4 है तो हम यहाँ पे 1:4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पिता को लिखा है तो पिता यहाँ पे 4 होंगे और पुत्र यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। फिर बोला कि 4 वर्ष के बाद
यानी जब जिंदगी 4 वर्ष आगे जाएगी उस समय इन दोनों की आयु का योग जो होगा वो 68 वर्ष रहा होगा या हो जाएगा। तो जॉन की वर्तमान आयु है तो वो भी बता देंगे। तो 4 साल बाद में 68 का हो रहा है। जब 4 साल बाद की बात करेंगे तो 4 साल यहाँ पिता की आयु भी बढ़ चुकी होगी, 4 साल यहाँ पुत्र की भी बढ़ चुकी होगी, यानी 8 साल बढ़ चुकी होगी। यानी जब 68 आएगी उस समय 8 साल बढ़ चुके होंगे। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से 8 घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे तो यहाँ पे आज का इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। और जैसे ही 60 होगा तो 4 और 1 हो गया 5, 5 बराबर यदि आप 60 बोल रहे हो तो 1 बराबर हो गया आपका 12, 12 चौक पिताजी आज हो गए आपके 48 के, और 12 एकम 12 यानी जॉन भाई साहब जो हो गए वो हो गए आपके 12 वर्ष के। क्लियर? तो आंसर जो है वो आपका हो गया सी। क्लियर दोस्तों? बढ़े आगे, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आ रहा है आयतन का। एक गोले का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास यानी बात वापस से त्रिज्या की हो रही है, यानी त्रिज्या की बात हो रही है, और इसका आयतन ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है कि सर आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई का मान रखना है 22/7, और आर आपको लिख देनी है 21, वो भी कितनी बार? 3 बार। आप यदि काटा काटी करेंगे 7 से ये कट गया आपका 3 बार, 3 से ये 3 पुनः कट गया। इन सब का यदि आप गुणा करेंगे तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो 38,808 घन सेंटीमीटर ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्योंकि सेंटीमीटर के ऊपर, क्योंकि ये आयतन की बात है तो यहाँ पे घात किसकी आएगी? 3 की आएगी। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये सूत्र जो है वो आपको 2 नंबर दिलाने में पूरा सक्षम है। क्लियर? तो सूत्र याद करने आपको यहाँ पे आयतन में और एरिया में, सिर्फ 2 ही जगह बोलता हूं मैं सूत्र याद करने का, बाकी कोई भी पूरी गणित में कोई भी सूत्र याद नहीं करना है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत आसान है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए बी की पुत्री है। चलिए साथ में पढ़ते पढ़ते ही कर देते हैं। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, यानी ए का कुछ ना कुछ भाई या बहन लगने वाला है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। वो माँ बोली गई थी तो पहले माँ बना देते हैं। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? तो डी जो है वो ए का भाई लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 16 नंबर सवाल का वो आपका राइट होगा। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, कहीं ना कहीं हमारा अगला सवाल आ रहा है कोडिंग और डिकोडिंग पर। अगला सवाल देखते हैं कि पहले यहाँ पे बी लिखा हुआ है, फिर डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी और एक्स। तो इसमें सर लॉजिक क्या है, इनमें रिलेशन क्या है? तो रिलेशन तो बहुत आसान है। अगर मैं कहूँ तो मुझे तो सामने दिख रहा है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। बी आता है हमारा 2 नंबर पर, डी 4, फिर 6, फिर 8, जे हमारा 10 पर, ये 12 पर, ये हमारा 14 और पी हमारा हो गया 16 पर। फिर आर हमारा 18 पर आ गया, टी 20 यानी 20 पर आ गया, वी मेरा 22 पर और एक्स मेरा आ गया यहाँ पर 24 पर। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं। अब आप देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, केवल 2 नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यानी 2 का 4, 4 से 6, 6 से 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, 18, 20, 22 और 24। तो अगली संख्या जो है डियर वो यहाँ पे 26 पे आने वाली है। यहाँ पे जो अक्षर होना चाहिए वो होना चाहिए Z। फिर 2 नंबर कूदेंगे तो 26 के बाद वापस कड़ी 1 पर आएगी, 1 से 2 पर, तो यहाँ पे 2 नंबर का आपका B आना चाहिए। फिर आपका 4 नंबर का यहाँ पे आपका D आना चाहिए। तो इतने में ही देख लो, यदि आंसर मिल रहा है तो ZBD। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और FP हमारा सही है क्योंकि 4 के बाद में 6 नंबर का
हमारा यहाँ पे f आने वाला है। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल भी आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर भी आप इसे और ध्यान से देख लेना। कई तरीके के लॉजिक्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं है ये एक ही लॉजिक है। रीजनिंग में मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप देखेंगे तो लॉजिक बहुत होंगे, लेकिन जो आंसर्स होंगे वो हमेशा एक ही होंगे। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप लिखेंगे कि दया एक सद्गुण है। बिल्कुल देख रहे हैं, दया एक सद्गुण है, बिल्कुल है। उसी प्रकार क्रूरता क्या है? तो क्रूरता दुश्मनी तो नहीं है, आवेग भी नहीं है, शोभ भी नहीं है, लेकिन क्रूरता जो है उसे कहीं ना कहीं दुराचारिता भी कहा जा सकता है। तो आंसर जो होगा वो डी राइट हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, किसी कूट भाषा में माइट, किसी कूट भाषा में माइट के लिए सांकेतिक भाषा KGEFR। तो M आप देखिएगा, ABCD यदि लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, लिख के बता देता हूं, एक बार ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैंने थोड़ी ज़्यादा करवा दी आपने, चलिए कुछ नहीं। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए किया ये काम। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रिश्ता है M का, ये इस K के साथ में कैसे है? तो आप कहोगे कि M से एक माइनस एक छोड़ के दूसरा K है। अगर I की बात की जा रही है, यहाँ पे I की बात की जा रही है, G के साथ संबंध देखो तो I का G के साथ संबंध एक छोड़ के एक आ रहा है। G का और E का संबंध देखो तो G के बाद में एक छोड़ के E आ रहा है। H का संबंध यहाँ पे F के साथ में देखो आप, तो H का संबंध F के साथ में देखो एक छोड़ के एक आ रहा है। T का संबंध आप R के साथ देखो तो एक छोड़ के एक आ रहा है। वही बात यहाँ पे जब अब होगी तो M से दो पहले, तो M से दो पहले तो D से दो पहले कौन होगा? B। तो ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं हो सकता और डी भी राइट नहीं हो सकता। आपके पास में सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं और वहीं से ही आपका आंसर निकल जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे आई की, तो आई से दो पहले जी आता है, दोनों में जी है, हो सकता है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपका ए से दो पहले वाई, सर यहाँ पे डब्ल्यू है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल आ रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। दिशा परीक्षण का सवाल है। एक व्यक्ति को हम ले जाते हैं यहां से उत्तर की ओर, अभी वो कुछ इस प्रकार जा रहा है, वहां से बायां घूमा, चलिए बायां घूम गया, थोड़ा बहुत चलवा देते हैं बायां घूम के, फिर दायां घूमा, फिर वहां से दायां घूम गया और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? क्वेश्चन वापस से देख लीजिए, हो सकता है कहीं गलती हो जाए। उत्तर दिशा की ओर चल गया, फिर वहां से बाईं ओर घूमा, फिर वहां से दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? तो हम ये कहेंगे कि इस समय वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होने वाला है। क्लियर? चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज का ये जो हमारा पेपर सॉल्यूशन था ये समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप जितने भी लोग जो अभी हमें दर्शक देख रहे हैं या जितने भी लोगों के पास में ये पेपर पहले पहुंच चुका था, वे सभी अपने जितने भी डाउट्स और सॉल्यूशंस हैं वो क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में साइंस का और जीके का पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। एक सूचना मैं देना चाह रहा था इसी के बीच में कि जितने भी अभी सेंटर्स के जो भर्ती चल रही है, उन सभी सेंटर भर्ती के लिए जो नए बैच हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं। हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमने ये बैच शुरू कर दिए हैं और उन सभी बैचेस के लिए ये सूचना दे रहा था कि उनका समय सुबह 9:30 बजे का रखा गया है और दिन में 2 बार
उनकी जो है कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि एक नियत समय में एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम उन सभी बच्चों का कोर्स पूरा करवा सकें, उन्हें रिवीजन करवा सकें और उनके टेस्ट सीरीज भी जो हैं वो हम आयोजित कर सकें। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है, हमारी टीम का पूरा प्रयास रहता है कि अभी हम जैसा हमने पिछले हमारे बैच में 100% का रिजल्ट दिया था, तो हम ये आशा करते हैं कि इस बार का भी जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी हम 100% देंगे और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से मेरी ये गुजारिश है कि यदि अभी भी तक किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है या किसी बच्चे का अभी तक मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ था और अभी गत दिनों में ही हुआ है, तो वे सुबह 9:30 बजे वाले बैच का हिस्सा बनकर अपने सपनों को, अपने हौसलों से अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और मैं जावेद। आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मनुष्य की खोपड़ी में। और खोपड़ी बोले तो जो गर्दन का ऊपरी पूरा पार्ट, गर्दन का ऊपरी पूरा पार्ट जिसे अपन बोल सकते हैं क्रेनियम वाला पार्ट, जो अपने गर्दन से ऊपर का पूरा पार्ट होता है और जिसके अंदर पूछा है कि अस्थियां कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 29, 29 अस्थियां होती है। और 29 अस्थियों में बात करें तो जो चेहरे के ऊपर जो अस्थियां होती है वो अपने कितनी हो जाएगी, 14। और अगर बात करें कपाल, और कपाल कौन सा भाग होता है, कपाल आपके होता है ये अपने मस्तिष्क के ऊपरी भाग, और इसके अंतर्गत आपके कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और अगर बोले कि कान या फिर उसको बोल सकते हैं अपन कर्ण के अंतर्गत कितनी हो जाएगी, 3 इसके अंतर्गत और 3 इसके अंतर्गत, कितनी हो जाएगी, टोटल 6। और एक हड्डी जो होती है वो अपने गर्दन की हड्डी होती है और गर्दन की हड्डी का नाम क्या है आपके, होयड हड्डी, और ये हो जाएगी 1। तो इन सबको अपन प्लस करेंगे तो 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29 हड्डियाँ। तो मनुष्य की खोपड़ी में पूरी की पूरी हड्डियाँ हो जाएगी आपकी 29। या खोपड़ी को एक चीज़ का ध्यान रखना, गर्दन से ऊपरी पार्ट या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, क्रेनियम वाले भाग में भी कौन सी हड्डी, कितनी हड्डियाँ होती है, तो वो 29 हो जाएगी। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे कर्ण की बात की है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय, भोजन को निगलते समय श्वसन मार्ग जो है वो किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है। मतलब ये आपके भोजन नली होगी और ये आपकी क्या होगी, उसके जस्ट पास में श्वास नली होगी। इसको मैंने बोल दिया क्या, ये होगी आपकी श्वास नली, और इधर वाली को क्या बोल दिया अपन ने, ये होगी अपने भोजन नली, जिसके अंतर्गत भोजन है वो जाता है। अब देखिए, इसके ऊपर एक ढक्कन हुआ होता है, दोनों के ऊपर, भोजन नली और श्वास नली, और इसका नाम क्या होता है अपना, एपिग्लोटिस। और इस एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है कि जब भोजन आता है तो उसको भोजन नली में भेजना, और जब श्वास आती है तो उसको किस में भेजना, श्वास नली में। और जब भोजन आता है तो इसका कार्य क्या होता है कि वो भोजन नली में भेजना, तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से हट जाएगा और ये सिर्फ इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, किसको, श्वास नली को ढक लेगा, ताकि भोजन है वो श्वास नली में ना जाके किसके अंदर जाए, ये भोजन नली में ही जाए। तो जो ये ढकने का कार्य करता है भोजन नली और श्वास नली को, वो कौन सा हो जाएगा, एपिग्लोटिस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पादपों में भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन, जैसे मान लो कि जड़ों से पौधों के ऊपरी भागों तक जो भोज्य पदार्थ हैं पादपों के, उनका परिवहन कौन लेके जाता है उनको, तो उनको जो फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब अगर बात करें कि जाइलम के द्वारा किसका होता है, तो जाइलम करता है आपके जल का अवशोषण। किसका करता है, जल का अवशोषण कौन करता है, जाइलम हो जाएगा। और भोज्य पदार्थों का परिवहन या अवशोषण कौन करता है, वो हो जाएगा आपके फ्लोएम हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि पौधों की जो सबसे बाहरी आवरण होता है या सबसे बाहरी जो भित्ति होती है वो कौन सी होती है और वो किसकी बनी हुई होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपके दूध में जो प्रोटीन है वो हो जाएगी आपकी केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन बोला है, ये एल्ब्यूमिन आपके पाई जाती है किसके अंतर्गत, अंडों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अच्छा, ये जो रेनिन है ये प्रोटीन ना होगी, ये क्या होती है आपकी एंजाइम होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपके पेट में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है
कि रेनिन है जो अपन दूध पीते हैं और दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसिन प्रोटीन है। उस कैसिन प्रोटीन को जो पचाने का कार्य करती है वो कौन करती है, रेनिन करती है। अच्छा, पेट के अंतर्गत दो एंजाइम पाई जाती है, वो कौन कौन सी हो जाएगी, पेप्सिन और रेनिन दोनों हो जाएगी। तो रेनिन ये आपके दूध को पचाएगी और ये जो प्रोटीन को पचाएगी, मान लो प्रोटीन आपने कोई खाया है तो उस प्रोटीन को पचाने का कार्य करेगी पेप्सिन, और रेनिन है वो दूध को पचाने का कार्य करेगी, और ये दोनों आपके पेट में पाई जाती है। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय भोजन का पूर्ण अवशोषण करता है, तो उसके अंतर्गत 3 एंजाइम पाए जाते हैं। वो जो होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो एमाइलेज किसका पाचन करता है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है, किसका बोला है इसने, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की आधारभूत इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि आपके तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन होती है, और ये पूरे शरीर में फैली हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन के तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन हो गई। अच्छा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में जो सबसे आगे वाला भाग है उसको बोल सकते हैं अपन प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, और जो बीच वाला भाग होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो अनुमस्तिष्क या फिर जिसे बोल सकते हैं अपन पश्च मस्तिष्क होता है। और जो अग्र भाग होता है जो ये अग्र भाग है, इस अग्र भाग में सबसे पहला वाला भाग होता है वो होता है थैलेमस, सेकंड नंबर हो जाएगा आपके हाइपोथैलेमस, और थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, सेरेब्रम। और जो ये थैलेमस है, ये थैलेमस शरीर के बाहरी तापमान को नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस आपके आंतरिक तापमान को नियंत्रण करता है, और जो सेरेब्रम है वो सोचना, विचारना और याददाश्त को नियंत्रण करने का कार्य सेरेब्रम करता है। अच्छा, मध्य मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क आपके कान और आंखों के ऊपर नियंत्रण करता है। अच्छा, जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा है। एक तो हो जाएगा आपके पोन्स वेरोलाई, और सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, मेड्यूला ओब्लोगेटा। कौन सा हो जाएगा, मेड्यूला ओब्लोगेटा हो जाएगा। और जो थर्ड है वो हो जाएगा आपके सेरेबेलम, और जो दारू पीने के बाद में कार्य करना बंद कर देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से हो जाता है, तो जो इटाई रोग है वो आपके कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। और अगर बात करें कि पारे की अधिकता से, तो पारे की अधिकता से आपके कौन सा रोग हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मिनी माता रोग। और नाइट्रेट की अधिकता से आपके जो रोग हो जाता है उसे बोलते हैं ब्लू बेबी रोग हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन आपको पता है कि जो आपके पेट के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, छोटी आंत। और छोटी आंत के इधर वाले पार्ट में जो है वो लीवर जुड़ा रहता है, और अगर इधर बात करें तो आपके क्या जुड़ा हुआ रहता है, अग्नाशय। और अग्नाशय को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, या फिर जिसे बोलते हैं अग्नाशय रस बनाते हैं। और जो इसकी खोज है वो लेगरहैंस ने करी थी, और अग्नाशय के अंतर्गत लेगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो इंसुलिन की कमी से आपके मधुमेह रोग हो जाता है, और ये इंसुलिन पाया जाता है आपके अग्नाशय में। इंसुलिन हार्मोन बनता है, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन आपके किसके द्वारा बनता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और गलगंडा रोग आप सभी को पता है कि ये गले से संबंधित रोग है, और हेमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 7। और सबसे पहला जिस पादप का प्रयोग किया था उसने वो हो जाएगा मटर का पौधा। और मटर के पौधे का आपको नाम पता है कि पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और द्वितीय नंबर पर जिस पौधे का चयन किया था वो था गेहूँ, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा आपके टेट्रिकम एस्टिवम। अब अगर बात करें कि आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो उसका हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, तो देखिए पदार्थ है वो, पदार्थ के पास ठोस अवस्था होती है, द्रव और गैस। मूल रूप से पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। और जो तो चौथी अवस्था है उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चौथी अवस्था आपकी क्या हो जाएगी, प्लाज्मा हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, जो पदार्थ का गैस से अगर द्रव में बदलना है, मतलब कि अभी ये गैस और गैस से किस में बदलना है, वापस द्रव के अंतर्गत बदलना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके संघनन हो जाएगा। अच्छा, जो ये गलन की अवस्था है, वो गलन की अवस्था आपके ठोस से किस में आती है, फिर द्रव, तब उसको बोलते हैं गलन। और क्वथन का मतलब होता है क्वथना, जो ठोस अवस्था से किसी भी पदार्थ को डायरेक्टली किस में चेंज करता है, गैस अवस्था में चेंज करता है। अच्छा, ये वाष्प क्या हो जाएगा, तो वाष्पन में क्या हो जाएगा, आपके कोई भी पदार्थ जो द्रव अवस्था में है वो द्रव अवस्था से किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था से डायरेक्टली गैस में चेंज होना आपके वाष्पन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल की कौन सी कठोरता को उबाल कर हटाया जा सकता है? सिंपल से, जो कठोरता को किससे हटाना है, अपने को सिर्फ उबाल कर हटाना है, तो उबाल कर आप कौन सी कठोरता को हटा सकते हो? अस्थिर कठोरता को उबाल कर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए थे? ये आपके जो है किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है, आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सबसे पहला जो वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी को सेट करने का प्रयास किया था, वो डॉबरिनर ने किया था। किसने किया था? डॉबरिनर ने किया था। और डॉबरिनर ने आपके कौन से नियम दिए थे? त्रिक नियम दिए थे। इन्होंने दिए थे त्रिक नियम। और जो न्यूलैंड है, ये डॉबरिनर के बाद में इन्होंने प्रयास किया था और इन्होंने अष्टक नियम दिए थे। कौन से नियम दिए थे? अष्टक नियम दिए थे। और तत्वों को 8-8 के पार्ट्स में इनको डिवाइड किया था। और अगर बात करें कि मेंडलीफ, तो मेंडलीफ ने आपने आवर्त सारणी बनाई थी। क्या बनाई थी? आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। और अगर बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, जो आपके इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आधुनिक आवर्त सारणी आपके किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने। उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपके? हेनरी मोजले हो जाएगा। और हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगों को सुन सकता है? तो चमगादड़ जो है वो आपके पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। और चमगादड़ आप सभी को पता है रात को भी उड़ सकता है। रात को इसलिए उड़ सकता है कि ये क्या करता है कि पराश्रव्य तरंगों का श्रवण करता है। पराश्रव्य तरंगों का क्या करता है? श्रवण करता है। जिससे क्या होता है कि आगे मान लो कि कोई अवरोध आ रखा होता है, तो जैसे ये उड़ेगा उससे पहले ये पराश्रव्य तरंगों को छोड़ेगा। और पराश्रव्य तरंगों को क्या होता है कि वो टकरा के जल्दी से वापस आ जाती है और उसको पता चल जाएगा कि हाँ आगे मार्ग में कुछ अवरोध आने वाला है, तो वो अपना मार्ग चेंज कर लेता है। इसलिए चमगादड़ है वो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। अच्छा, इनकी जो आवृत्ति होती है, ठीक है, तो इनकी जो होती है वो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगों की अवश्रव्य तरंगों की 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी। और श्रव्य तरंगों की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपके 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन में आप सभी देखते होंगे कि जब टेलीफोन बजता है तो किसकी आवाज़ आती है? रिंग रिंग करता है ना, बेल बजती है ना। तो इसका जो आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने किया था। अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वाटरमैन, और वाटरमैन ने आपके जो आविष्कार किया था वो किसका किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने आप सभी को बताया किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें मानव हस्तियों को पार नहीं कर सकती। और आप सभी को बताया कि जब हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है तो बोलते हैं कि एक्सरे करा के लेके आओ। क्या बोलते हैं? एक्सरे करा के लेके आओ। एक्सरे कराने से क्या होगा कि अगर जहाँ से हड्डी टूटी हुई नहीं है तो वो एक्स किरणें उनको पार नहीं कर पाएगी, और जहाँ से हड्डी क्रैक है तो वहाँ वो उस किरणों को, एक्स किरणें उस हड्डी को पार कर जाएगी। तो इसलिए पता चल जाएगी कि हड्डी कहाँ से टूटी हुई है। तो एक्स किरणों का जो प्रयोग है वो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, ठीक है। और क्रैक होने पर एक्सरे करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब उसकी स्पीड को अगर कंट्रोल करना है, कम करना है, तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें भारी जल, और भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा? D2O का प्रयोग कर सकते हैं। और जो सेकंड है कि किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो अपन ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद साथियों, अब आपके सामने जीके का पेपर शुरू होने जा रहा है। और यह रहा आज का जीके का पहला सवाल। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मित्रों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में या पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी या पर्वत शिखर है। मित्रों, इसकी ऊंचाई
8,848 मीटर है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, गॉडविन ऑस्टिन, इसको अपन अपनी आम भाषा में K2 भी बोलते हैं। K2 ये इसका एक और अन्य नाम है, K2। और इसकी ऊंचाई मित्रों 8,611 मीटर। ये POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और इसे हम भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कहते हैं। लेकिन ये POK में स्थित है, पूर्ण रूप से भारत में स्थित नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं मानेंगे। हम मानते हैं भारत की सबसे चोटी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी है ना कंचनजंगा, इसको मानते हैं हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। ये मित्रों सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई हमको मिलती है 8,586 मीटर। ठीक साथियों, अपना जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप बोलो या सफेद महाद्वीप बोलो, बात एक ही है, सफेद महाद्वीप। तो मित्रों ये है अपने ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, इसी कारण इसको श्वेत या सफेद महाद्वीप कहते हैं। यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप, ये इन महाद्वीपों के उपनाम है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर से समुद्र या पानी से घिरा होता है वो होता है प्रायद्वीप। फिर है अपने अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं अंध महाद्वीप, अंध या काला महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप, द्वीप, आइलैंड, द्वीपीय महाद्वीप, ये बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है वो द्वीप होता है, और अगर तीनों ओर से पानी से घिरा होगा तो वो होगा प्रायद्वीप। ठीक है, और अंटार्कटिका तो हो गया अपने सफेद महाद्वीप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खो खो में, खो खो एक खेल का प्रकार है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम से खेलते हैं? तो मित्रों यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ी खो खो में प्रत्येक टीम से खेलते हैं। अगला ऑप्शन है ना बी, 15 खिलाड़ी, ये खेलते हैं रग्बी फुटबॉल में, 15 प्लेयर खेलते हैं रग्बी फुटबॉल। और सर्वाधिक किसी खेल में अगर खेलने वाले खिलाड़ी है ना वो इसी खेल में है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी खेलते हैं वाटर पोलो में, वाटर पोलो, इसमें साथियों 7 खिलाड़ी खेलते हैं, और 4 खिलाड़ी आप जानते ही हो पोलो में खेलते हैं। चलो साथियों यहां पर राइट आंसर हो गया ए, 9। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग को हिंदी में बोलते हैं सांड की लड़ाई, सांड की लड़ाई। और ये मित्रों स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा या कनाडा, इसका राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, ये बर्फ में हॉकी खेलते हैं, ये है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, ये स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। और जापान का आप जानते ही हो जूडो कराटे या सुमो कुश्ती, दो नाम मिलते हैं हमको, जूडो कराटे या सुमो कुश्ती। सुमो पहलवानी बोलते हैं या सुमो कुश्ती बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक मित्रों, यहां पर राइट आंसर हो गया स्पेन, बुल फाइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? मित्रों एक मेला ऐसा है जिसके अंदर सर्वाधिक ऊंटों का व्यापार यानी ऊंटों को खरीदना और बेचना वाला काम किया जाता है। तो मित्रों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा सोनपुर पशु मेला बिहार, ऑप्शन नंबर सी, सोनपुर पशु मेला, और ये स्थित है बिहार के अंदर।
पुष्कर मेला अजमेर लगता है अपने, और ये राजस्थान में स्थित है। कुंभ मेला ये 4 राज्यों में भरीसता है या 4 राज्यों में लगता है। 4 राज्य कौन कौन से? यूपी, एक है एमपी, एक है अपने उत्तराखंड, और लास्ट राज्य हो गया महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में कुंभ का मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु राज्य का लोकल त्यौहार है, क्षेत्रीय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या पुस्तक कालिदास की नहीं है? 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 3 तो कालिदास की है और 1 कालिदास की नहीं है। जो नहीं है वो अपना यहाँ पर राइट जवाब होगा। तो रघुवंशम ये कालिदास की पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास की पुस्तक है, और कुमार संभव ये भी कालिदास की पुस्तक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, मुद्रा राक्षस, ये कालिदास की पुस्तक नहीं है। तो ये फिर पुस्तक किसकी हुई? तो ये पुस्तक हुई विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और अपना राइट आंसर भी यही है, डी, मुद्रा राक्षस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? तो मित्रों, नीली क्रांति होती है, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मित्रों यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। मछली का उत्पादन करने के लिए नीली क्रांति चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ना, तिलन, इसके लिए हम चलाते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति ये तिलन उत्पादन के लिए होती है। दूध के लिए होती है श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर यहां पर संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन। मछली पालने को पीसी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर है रेशम का कीट पालना। रेशम कीट पालना सेरीकल्चर कहलाता है। और एक्वाकल्चर कहलाता है समुद्रों में जलीय जीव या पादपों के उत्पादन के लिए, पादपों के उत्पादन के लिए एक्वाकल्चर। ठीक साथियों, अपने यहाँ पर जवाब होगा सही ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, दिलवाड़ा बोले या देलवाड़ा बोले, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर हमारे राजस्थान में स्थित है। राज्य पूछा मैंने आपसे, राजस्थान। जिला कौन सा? सिरोही। और सिरोही में कहां पर? फेमस जगह पर राजस्थान की, माउंट आबू, जिसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, माउंट आबू। यहाँ पे दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। गुजरात में कौन सा मंदिर है मित्रों? तो गुजरात के अंदर है सोमनाथ का मंदिर। फेमस मंदिर है सोमनाथ का, यह गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर है, यूपी में वाराणसी के अंदर स्थित है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ का मंदिर, यह यूपी वाराणसी में स्थित है। और एमपी के अंदर महाकालेश्वर, महाकालेश्वर का मंदिर, उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और अपना सवाल है, देलवाड़ा के जैन मंदिर, राजस्थान, सिरोही, माउंट आबू। ठीक साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नोवाक जोकोविच किस देश से है? ये एक फेमस टेनिस प्लेयर है और मैंने आपसे इनका देश पूछा है। ये टेनिस खिलाड़ी है फेमस, और ये किस देश के? तो ये है सर्बिया के, सर्बिया देश के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी स्पेन, स्पेन की राजधानी क्या? मैड्रिड। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न। और ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, इंग्लैंड बोलो या ब्रिटेन बोलो, एक्चुअली में इंग्लैंड ब्रिटेन का एक पार्ट है इंग्लैंड, तो हम लोग यहाँ पे ब्रिटेन बोलेंगे। ब्रिटेन की राजधानी आप जानती हो लंदन। इंग्लैंड वहाँ का एक फेमस राज्य है ब्रिटेन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मित्रों फेमस शख्सियत है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और ये संबंधित है शहनाई से। ये बजाते हैं शहनाई। और फेमस बांसुरी वादक कौन है? तो ये है हरि प्रसाद चौरसिया। ये हमारे देश के फेमस प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर बी तबला, तो तबला वादक कौन है फेमस हमारे देश के अंदर? ये है अपने जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये फेमस तबला वादक है। और जो सरोद है ना, इसका भी एक फेमस व्यक्ति है इसको बजाने वाला, उसका नाम है उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान, ये फेमस सरोद वादक है। और अपना जवाब है शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैंने पूछा आपसे दिवस को लेकर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है या कब आता है? तो सीधा सवाल है, इसका जवाब होगा 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? यानी राष्ट्रीय प्रतीक की बात आ रही है, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश का है अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ में कौन सा पशु नहीं है? तो मित्रों अपन जानते हैं अशोक स्तंभ के अंदर सिंह है यानी शेर है, सांड है यानी बैल, और घोड़ा भी है, लेकिन ये हिरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और अपन ने पूछा कौन सा नहीं है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिरण। चलिए आज का अंतिम सवाल जीके का, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है, या पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये अपने खिलाड़ी है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी, ये बैडमिंटन खेलती है। और दो और इसके लिए जानकारी है वो आपको देना चाहूँगा। एक तो है कि ये भारत की पहली महिला है, पहली महिला है भारत की जिसने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीते, पदक जीते। एक तो ये खास बात है, और दूसरी को क्या खास बात है, इसने टोक्यो ओलंपिक में जो भी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज यानी कांस्य, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता। तो इसने एक तो भी जीत लिया 2020 में हो गया था पोस्टपोन, फिर 21 में होता है टोक्यो ओलंपिक, और एक 2016 में होता है रियो ओलंपिक, उसमें ये जीतती है पदक, वो होता है सिल्वर पदक। रियो ओलंपिक 2016, रियो ओलंपिक, इसमें ये जीतती है सिल्वर पदक। ठीक साथियों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जय हिंद।